Hi students, Namaskar. Um Welcome to the class of Advanced Accounting. In this session, I'm just trying to do something new. Let's see. I'll try to get your feedback if we can continue with this because the notebook kind of lecture and the listening of concept only and with through the presentation of notebook might be some boring for you people and आपको लगता होगा शायद बहुत लेक्चर एक्सटेंड हो रहा है. सो आई एम ट्राइंग टू यूज सम टेक्निकल टूल्स दैट आर अवेलेबल समहाउ, जो भी जितना भी अवेलेबल है डिजिटल, दैट आई एम ट्राइंग टू यूज इन माई लेक्चर. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू आफ्टर दिस लेक्चर, please give me the feedback for the same. Okay, so let's start with the question. हम लोग कर रहे थे रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपरेशन कर रहे थे हम लोग, राइट? अब आज जो हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपका क्वेश्चन अगेन रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का है. लास्ट सेशन में हमने ब्रांच रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, तो अगेन ब्रांच रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. एक अनसॉल्व क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों की बुक में, वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज. आप लोगों की बुक में प्लीज़ रेफ़र कीजिएगा. देखिए मैंने स्क्रीन पे ओपन करके रखा है जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. दिस इज़ पेज नंबर 50 ऑफ योर बुक एंड 51 ऑफ योर बुक. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. दिस इज़ अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो आप लोग के पास आपका बुक होगा, वो आप लोग रेफ़र करिएगा. और अभी तो स्क्रीन पे पूरा स्क्रीनशॉट अवेलेबल है ये बुक का जो क्वेश्चन है. सो शायद आपको अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. बिल्कुल बुक का ही जो इमेज है वो मैंने लिया है यहाँ पर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन गाइस. यू आर द अकाउंटेंट ऑफ मिसेस सुचित्रा पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड पटना ब्रांच. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर द ब्रांच रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019. सी, आप किसके अकाउंटेंट है? आप मिसेस सुचित्रा पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंटेंट है, पटना ब्रांच के. किसके अकाउंटेंट है आप? यू आर द अकाउंटेंट ऑफ मेसर्स सुचित्रा पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड पटना ब्रांच, मतलब आप ब्रांच के अकाउंटेंट है. ये बात ध्यान दीजिए, आप ब्रांच के अकाउंटेंट है. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर द ब्रांच रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019. ठीक, तो आपको क्या बनाना है? ब्रांच रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है एज ऑन 31 मार्च 2019. पहली बात तो ये है कि आप ब्रांच के अकाउंटेंट है, तो सामने वाली पार्टी आपके लिए कौन हो गई? हेड ऑफिस. ठीक, तो आप कौन सा रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे? हेड ऑफिस रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे. ओके, ठीक है, ध्यान देते हैं. अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं. ये जो पेज नंबर 50 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है उसमें देखो, मेसर्स सबसे ये जो पहली टेबल दे रखी है उसमें हेडिंग क्या दे रखी है? मेसर्स सुचित्रा पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड एचओ. ठीक है, मतलब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी है? एचओ की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट्स है, जिसमें किसका अकाउंट बना हुआ है? पटना ब्रांच का अकाउंट बना हुआ है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अभी ये वाला जो पेज नंबर 51 पर तुम लोग को टेबल दे रखा है, इसमें ऊपर हेडिंग देखो क्या है? ये मेसर्स सुचित्रा पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड. ऊपर क्या नाम दिया है? पटना ब्रांच. ठीक, पटना ब्रांच जिसमें किसका अकाउंट बना हुआ है? एचओ का अकाउंट बना हुआ है. ठीक है, मतलब मेसर्स सुचित्रा पब्लिकेशंस पटना ब्रांच की बुक्स में किसका अकाउंट है? एचओ का अकाउंट है. ठीक, अब हमें दो स्टेटमेंट हमारे पास है. कौन कौन से दो स्टेटमेंट? पहला तो वो स्टेटमेंट है जो एचओ की बुक्स है जिसमें ब्रांच का अकाउंट है. दूसरा वो स्टेटमेंट है जिसमें ब्रांच की बुक्स है जिसमें एचओ का अकाउंट है. ठीक, पहला स्टेटमेंट वो एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट, दूसरा स्टेटमेंट ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट. ठीक, अब देखते हैं. जो भी ब्रांच और एचओ के बीच में ट्रांजेक्शन हुए होंगे, सेम ट्रांजेक्शन होंगे, तो दोनों की बुक्स में सेम रिकॉर्ड होने चाहिए. सेम रिकॉर्ड होने चाहिए तो दोनों के क्लोजिंग बैलेंस भी क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए, राइट? अब देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस क्या अलग अलग आ रहे हैं क्या. ध्यान देते हैं. सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस देखो, ब्रांच की बुक्स में पटना ब्रांच की बुक्स में अगर एचओ के अकाउंट का मैं क्लोजिंग बैलेंस देखूं तो कितना आ रहा है? 15,830 आ रहा है. क्या आ रहा है? ये 15,830 आ रहा है. ओके, तो ये देखो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ इसको, क्लोजिंग बैलेंस को, 15,830 को. ठीक, अब ये 15,830 बैलेंस आ रहा है ब्रांच की बुक्स में, आ रहा है एचओ के अकाउंट का. अब अगर तुम यहाँ पर देखोगे एचओ की बुक्स में ब्रांच के अकाउंट का अगर तुम बैलेंस देखोगे तो क्लोजिंग बैलेंस देखो कहाँ आ रहा है?
बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो मैं इसको मार्क कर लेती हूँ। ये कितना आ रहा है, लेकिन 1,14,830 आ रहा है, मतलब ये तो गड़बड़ है, राइट। क्यों? क्योंकि दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए ना, दोनों का या तो 15,830 आना चाहिए या तो दोनों का 1,14,830 आना चाहिए। ये तो मिसमैच है, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब ध्यान देते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो क्लोजिंग बैलेंस सेम नहीं आ रहे हैं, ये क्यों नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग मिसमैच फाइंड आउट करते हैं। तो जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है ना, हम उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट देखोगे ना, तो ये डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट में है। तो डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट में अगर ये बना हुआ है तो ध्यान दो, ये जो क्लोजिंग बैलेंस एचओ ने ब्रांच के अकाउंट में लिखा है ना, ये लिखा कहाँ पर है, क्रेडिट साइड पे लिखा है। देखो क्रेडिट साइड पे लिखा है ना, क्यों लिखा है, ये बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखा है, लेकिन ये डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है ना, इसका मतलब इस बैलेंस का नेचर कैसा है, डेबिट नेचर है। इस बैलेंस का नेचर कैसा है, डेबिट नेचर है। इसका मतलब ये हुआ कि एचओ के लिए ब्रांच से रिसीवेबल आ रहा है 1,14,830। एचओ के लिए ब्रांच से क्या आ रहा है, रिसीवेबल आ रहा है, ठीक, 1,14,830। बट ब्रांच के लिए एचओ को पेएबल कितना आ रहा है, 15,830 आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। गॉट इट? बात समझ में आ रही है क्या? ठीक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हम मिसमैच देखते हैं। अब हम मिसमैच फाइंड आउट करना चालू करें, ठीक है। सबसे पहले देखो ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, अपन ब्रांच है ना, अपन ब्रांच के अकाउंटेंट है, तो ये पटना ब्रांच, ऊपर हेडिंग किसकी है, पटना ब्रांच की, तो ये पटना जो पेज नंबर 51 पे दिया है वो ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट है, जो पेज नंबर 50 पे दिया है वो एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट है। अब देखो ओपनिंग बैलेंस अपनी बुक्स में, ब्रांच की बुक्स में कितना है, 41,256 है। तो देखो एचओ की बुक्स में भी ब्रांच के अकाउंट का है क्या, 41,256। यस, ये करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं इसको ना ग्रीन कलर से मार्क कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये करेक्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। ये जो करेक्ट है इसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रही हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। ट्रांजेक्शन बराबर रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन बराबर रिकॉर्ड होंगे ना उसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रही हूँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 6 मार्च को देखो अपने ब्रांच की बुक्स में अपन ने रिकॉर्ड किया है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, ठीक। कितना रिकॉर्ड हुआ है, ये लॉ बुक्स अपन ने बताया कि हमने पटना ब्रांच ने एचओ से बुक्स लिए कुछ, तो ये बुक्स कितनी खरीदी अपन ने, एक तो 45,000 की और एक तो 40,000 की खरीदी है, ठीक है। मतलब गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ अपन ने कितना बताया, 45,000 और 40,000। और एचओ की बुक्स में देखो बताया है क्या, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये देखो ये गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखा है, ये लॉ बुक है और ये एक्सपोर्ट मैन्युअल है, 45,000 और 40,000, मतलब ये वाला जो ट्रांजेक्शन है ना, ये दोनों की बुक्स में बराबर रिकॉर्डेड है, तो इसको भी मैं राइट टिक कर रही हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40,000 और ये 45,000, दिस इज करेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, ओके। अच्छा ध्यान दो एक चीज, तो पेज नंबर 51 पे जो बना हुआ है ना, ये अपना ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट, इसमें ना तुम क्लोजिंग बैलेंस को राइट टिक मत करना, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस चेंज होता जाएगा हर ट्रांजेक्शन के बाद। तुम सिर्फ क्या चेक करोगे, ट्रांजेक्शन के अमाउंट चेक करो, सिर्फ ट्रांजेक्शन को चेक करो, सिर्फ ट्रांजेक्शन। ये जो क्लोजिंग बैलेंस वाला फिगर है ना, ये सिर्फ लास्ट में बैलेंस देखने के लिए देखना, उसके बैलेंसेस मत देखो, उसके ऊपर कोई टिक नहीं करेगा। सिर्फ अमाउंट में ये वाला जो डेबिट और क्रेडिट वाले अमाउंट का कॉलम है ना, उसी को हम टिक करेंगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन वही है, ठीक। वो तो क्लोजिंग बैलेंस है जो ट्रांजेक्शन के ऐड या लेस होने के पर जो बैलेंस है वो बढ़ रहा है घट रहा है किसी भी लेजर का, ठीक। उसके ऊपर ध्यान मत दो अभी फिलहाल तुम ट्रांजेक्शन चेक करते टाइम, ओके। आगे देखो अमाउंट पेड थ्रू एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग अपनी बुक्स में, ब्रांच की बुक्स में है, ठीक। नेट बैंकिंग की तुम 40,000 का अमाउंट पे किया है, ये अपन ने एचओ को पे किया है, तो एचओ ने भी रिसीव किया, ऐसा बताया है क्या, अमाउंट रिसीव्ड, ये देखो बाय बैंक उसने 40,000 का लिखा है, ये नेट बैंकिंग का है, तो अपनी बुक में भी नेट बैंकिंग रिकॉर्डेड है और उसकी बुक में भी नेट बैंकिंग रिकॉर्डेड है और 40,000 का अमाउंट है, तो ये अपनी बुक में भी करेक्ट रिकॉर्ड हुआ है, तो ये इसको मैं राइट टिक कर रही हूँ, और ये उनकी बुक्स में भी करेक्ट रिकॉर्ड किया है, तो इसको भी मैं राइट टिक कर रही हूँ, ठीक। आगे देखो उन अपन ने क्या बताया कि अमाउंट पेड बाय चेक नंबर 654321। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम लोग ना ये किसी भी चेक का तुम चेक करते हो ना, चेक, तो चेक का ना चेक नंबर जरूर चेक करना कि चेक नंबर सेम है ना। अमाउंट पेड बाय चेक नंबर 654321। अब देखो ये अपन ने पे किया, अपने बुक्स में 80,000 का 654321 चेक नंबर है, उनकी बुक्स में भी है क्या चेक नंबर, ये देखो अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक नंबर 654321, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये सेम चेक है, और अमाउंट अपने बुक में कितना दिख रहा है 80,000,
और उनकी बुक में भी कितना दिख रहा है 80,000। तो देखो 80,000 दोनों में सेम ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है, चेक नंबर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि चेक नंबर में चेक नंबर अलग अलग हो सकता है लेकिन अमाउंट सेम हो सकता है, राइट। तो अभी तुम लोगों को ध्यान रखना है कि चेक नंबर भी चेक करना है और अमाउंट भी चेक करना है, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं। अभी ये गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, अगेन अपन ने बताया है कि कुछ बुक्स रिसीव हुई है 80,000 की और 1.5 लाख की। तो ये अपनी बुक्स में 80,000 और 1.5 लाख की है, उनकी बुक्स में भी है क्या गुड्स सेंड टू ब्रांच, हाँ है 80,000 और 1.5 लाख की। तो इसको भी मैं राइट टिक कर रही हूँ, ये ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 80,000 और 1.5 लाख के अपन ने गुड्स रिसीव किया है तो उन्होंने गुड्स सेंड किया है, इसको राइट टिक कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे देखो, ट्रांसफर टू दरभंग ब्रांच, ट्रांसफर टू दरभंग ब्रांच अपन नहीं, अभी देखो अपन पटना ब्रांच है, अपन ने क्या किया, एचओ ने जो माल पहुंचाया था ना अपने को, उसमें से 20,000 और 30,000 का माल ऐसा है जो अपन ने दरभंगा ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया है। अभी अपनी बुक्स में रिकॉर्डेड है लेकिन ये है ना एचओ की बुक्स में कहीं पे भी ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहा है कि पटना ब्रांच से माल दरभंगा ब्रांच में चला गया है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से क्या आ रहा है, मिसमैच आ रहा है। तो ये एक मिसमैच है। तो जो भी मिसमैच है ना, मतलब जो मिस्टेक है ना ट्रांजेक्शन, उसको मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, देखो। तो रेड कलर से मैं इसको क्या कर दूंगी, हमेशा हम मिसमैच को क्या करते हैं, सर्कल करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे सर्कल कर दूंगी, ठीक है। इस तरह से यू कैन फाइंड आउट। अभी और क्या है, और ये वाला भी सेम ट्रांजेक्शन है कि ये दरभंगा ब्रांच में 30,000 का माल है जो अपनी बुक्स में रिकॉर्डेड है, मतलब ब्रांच की बुक्स में रिकॉर्डेड है लेकिन एचओ की बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। तो इसको भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, सर्कल कर दिया, ठीक है। आगे देखो, अमाउंट पेड थ्रू एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग 1.5 लाख का है। अभी ये अपन ने पे किया है एचओ को 1.5 लाख का अमाउंट, उसने भी रिकॉर्ड किया है क्या 1.5 लाख का अमाउंट उसको मिला है नेट बैंकिंग के थ्रू, हाँ ये रहा ये वाला। अब ये भी करेक्ट है तो इसको मैं ग्रीन कलर से राइट टिक कर रही हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1.5 लाख का अपनी बुक्स में भी है और ये 1.5 लाख का उनकी बुक्स में भी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव्ड एज पर बिल सेंड 28,574 का, 28,574 का हम लोग बोल रहे हैं कि अपने को एचओ से पैसा मिला है। तो अपन ने रिसीव रिकॉर्ड किया है तो उन्होंने पेमेंट रिकॉर्ड किया है क्या है 28,574, ये देखो ये उनकी बुक्स में भी रिकॉर्डेड है, मतलब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसको भी राइट टिक कर लो, ये दोनों की बुक्स में करेक्ट है ट्रांजेक्शन, ठीक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स रिटर्न टू एचओ। अपन ने क्या बोला है, पटना ब्रांच ये बोल रहा है कि हम ये बोल रहे हैं कि अपन ने एचओ को गुड्स रिटर्न कर दिए। कितने के गुड्स रिटर्न कर दिए, 4,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए। तो ये अपनी बुक्स में रिकॉर्डेड है लेकिन देखो एचओ की बुक्स में तो ट्रांजेक्शन ही खत्म हो गए, अभी उनका तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया। देखो यहाँ के सारे ट्रांजेक्शन हो गए, यहाँ के सारे, तो उनकी बुक्स में ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड नहीं है। तो इसको अपन सर्कल कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। सर्कल कौन सा करना पड़ेगा, रेड सर्कल करना पड़ेगा क्योंकि ये मिसमैच है, ठीक है, ताकि अपने को पता चलेगा कि ये मिसमैच है। जो जो भी मिसमैच है ना, रेड सर्कल वाले जितने भी फिगर रहेंगे ना, उनको हम लोग रिकंसिलिएशन में देखेंगे। अब देखो अपनी बुक्स में एक और ट्रांजेक्शन है, अमाउंट पेड बाय चेक नंबर 654330 45,000 का। अपन बोल रहे हैं कि अपन ने एचओ को पेमेंट किया लेकिन एचओ ने कहीं पे भी ये 45,000 का रिसीव बताया ही नहीं है, ये चेक नंबर का कहीं रिकॉर्डिंग ही नहीं है। हो सकता है चेक हमने डाल दिया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो मतलब उन्होंने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, बट है तो मिसमैच, तो अभी इसको भी सर्कल करना रहेगा। दिस इज अ वन ऑफ द मिसमैच ट्रांजेक्शन। तो अभी देखो अभी सारे ट्रांजेक्शन हो गए अपनी बुक में सारे ट्रांजेक्शन हो गए, उनकी बुक में भी सारे ट्रांजेक्शन हो गए, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस ये जो 15,830 आ रहा है अपनी बुक में और उनकी बुक में कितना आ रहा है 1,14,830, ये एक मिसमैच है। ये मिसमैच चार ट्रांजेक्शन की वजह से आ रहा है। ये 4 ट्रांजेक्शन जितने जो भी है ये रेड सर्कल में मैंने मार्क कर दिए हैं, ठीक है। गॉट इट, बात समझ में आ रही है। चलो अभी रेड सर्कल के जितने भी मिसमैच है ना, इसको अपने को डील करना है। कैसे डील करना है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे अब अपन, ठीक। मिसमैच अपन ने ढूंढ लिए। अब देखो तुम किसके अकाउंटेंट हो, ध्यान दो, तुम ब्रांच के अकाउंटेंट हो, तो सामने वाली पार्टी कौन है, हेड ऑफिस। तो हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग हेड ऑफिस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक। तो अब देखो मैंने ना यहाँ पे एक्सेल शीट पे तुम लोगों के लिए हेड ऑफिस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया है। तुम लोग भी ऐसे बना सकते हो इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तुम ब्रांच के अकाउंटेंट हो इसलिए हम लोग क्या बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच बनाएंगे हेड ऑफिस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। वही पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट, इंटरनल कॉलम ऑफ अमाउंट, एक्सटर्नल कॉलम ऑफ अमाउंट, और हम लोग पूरा ये रिकंसिलिएशन का एक हमने फॉर्मेट बना लिया है, ठीक। अब देखो बैलेंस एज पर आवर बुक, बैलेंस एज पर आवर बुक मतलब तुम किसके अकाउंटेंट हो, तुम ब्रांच के अकाउंटेंट हो। तो बैलेंस एज पर आवर बुक मतलब ब्रांच की बुक्स का बैलेंस। तो
तो बैलेंस एज पर आवर बुक मतलब ब्रांच की बुक्स का बैलेंस कितना आ रहा है, देखो ब्रांच अपनी पटना ब्रांच की बुक्स में ये किसका अकाउंट है, एचओ का अकाउंट है। तो पटना ब्रांच की बुक्स में देखो एचओ के अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 15,830 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है बैलेंस एज पर आवर बुक कितना आ रहा है, 15,830, क्योंकि अपन किसके अकाउंटेंट है, अपन ब्रांच के अकाउंटेंट है। ठीक है, हमें आंसर पता होता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, मालूम है ना। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अपने को आंसर पता होता है। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, सामने वाली पार्टी मतलब एचओ की बुक्स में क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है ब्रांच का, ये आ रहा है 1,14,830। तो देखो अपने को आंसर पता है एक्चुअली। तो बैलेंस इस पर एचओ बुक कितना आ रहा है, 1,14,830, मतलब 15,830 को हमें काय पे लेके जाना है, 1,14,830 पर हमको लेके जाना है। ठीक है, गॉट इट। अब ध्यान दो, अभी आंसर तो पता है, ठीक है, लेकिन अभी मिसमैच को हम ट्रीट करेंगे। ठीक, अब ध्यान दो, 15,830 जो आ रहा है वो हमारे लिए मतलब ब्रांच के लिए, अपन ब्रांच के अकाउंटेंट है ना, तो वो ब्रांच के लिए क्या आ रहा है, पेएबल आ रहा है। ठीक, क्योंकि एचओ की बुक्स में वो क्या आ रहा है, रिसीवेबल आ रहा है, राइट। तो एचओ की बुक्स में अगर वो डेबिट बैलेंस आ रहा है, रिसीवेबल आ रहा है, मतलब ब्रांच के लिए वही चीज क्या है, पेएबल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो फिगर आ रहा है ये तुम्हारे लिए क्या आ रहा है, पेएबल आ रहा है। तो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने को समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि अपने लिए क्या आ रहा है, पेएबल आ रहा है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। अब मिसमैच को ट्रीट करना चालू करते हैं। ब्रांच ने क्या किया है, कुछ माल दरभंगा ब्रांच को भेजा है 20,000 और 30,000, मतलब टोटल 50,000 का उसने माल दरभंगा, पटना ब्रांच है ना, पटना ब्रांच ने दरभंगा ब्रांच को 50,000 का माल ट्रांसफर कर दिया है, जिसकी जानकारी एचओ को है ही नहीं, क्योंकि एचओ ने तो अपनी बुक्स में ये ब्रांच के अकाउंट में रिकॉर्ड किया ही नहीं है कि पटना ब्रांच से ये माल कहाँ चला गया है, दरभंगा ब्रांच में चला गया है। ठीक, तो 50,000 का इसलिए मिसमैच आ रहा है, एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ध्यान दो, जब भी तुम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो तो तुमको हमेशा सामने वाली पार्टी के हिसाब से सोचना है। तुम कौन हो, तुम ब्रांच के अकाउंटेंट हो, और सामने वाली पार्टी कौन है, एचओ है। तभी एचओ ने क्या किया है वो देखो, हेड ऑफिस ने ये ट्रांसफर जो तुमने दरभंगा ब्रांच को किया है ना, वो रिकॉर्ड ही नहीं किया है। इसका मतलब हेड ऑफिस के हिसाब से ये 50,000 का माल किसके पास है, पटना ब्रांच के पास ही है, राइट। अब तुम्हें किसी भी ट्रांजेक्शन को अपने बैलेंस को तुमने को सामने वाली पार्टी के अकॉर्डिंगली लेके जाना है, तो तुमको किसके परसेप्शन से सोचना है, सामने वाली पार्टी के परसेप्शन से सोचना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि ये जो 50,000 का माल है, जो क्योंकि एचओ ने रिकॉर्ड नहीं किया है कि ये दरभंगा ब्रांच को ट्रांसफर हुआ है, तो यू हैव टू एज्यूम और यू हैव टू परसीव लाइक कि ये जो 50,000 का माल है ये दरभंगा ब्रांच को अभी अगर तुमने नहीं ट्रांसफर किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 50,000 का माल तुम्हारे पास ही है, राइट। एचओ के हिसाब से तो ये 50,000 का माल तुम्हारे पास ही है ना, क्योंकि उन्होंने तो रिकॉर्ड नहीं किया है कि ये दरभंगा ब्रांच को तुमने ट्रांसफर कर दिया है। तो अब क्या हम करेंगे, ये 50,000 रुपीज हमें अब एचओ के हिसाब से सोचना है, एचओ के परसेप्शन से सोचना है। इसका मतलब अगर ये माल दरभंगा ब्रांच को ट्रांसफर नहीं हुआ है एचओ के हिसाब से, इसका मतलब एचओ के हिसाब से 50,000 रुपीज का माल अब भी पटना ब्रांच के पास है, और ये 50,000 रुपए का माल तुम्हारे पास अगर है तो 50,000 रुपए वो एचओ किससे वसूल करेगा, पटना ब्रांच से। इसका मतलब पटना ब्रांच को अभी भी 50,000 का पेमेंट एचओ को बाकी है, पटना ब्रांच को अभी भी 50,000 का पेमेंट एचओ को बाकी है, ऐसा एचओ के हिसाब से है। तो अगर हमें हमारे क्लोजिंग बैलेंस को एचओ के क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल टू में लेके जाना है, तो हमें वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा जैसे एचओ ने किया है, राइट। तो एचओ के हिसाब से 50,000 का अभी भी हमको अब पे करना बाकी है। तो चूंकि हम अपनी बुक्स में ये ट्रांसफर रिकॉर्ड कर चुके थे, इसका मतलब हम हमारा पेबल क्या कर चुके थे, कम। लेकिन अब हमें एचओ से रिकनसाइल करना है, हमारे बैलेंस को एचओ के इक्वल टू में लेके जाना है, तो हम हमारे बैलेंस को क्या कर देंगे, उतने से बढ़ा देंगे। तो देखो अपना बैलेंस एज पर आवर बुक मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपनी समझने के लिए, क्योंकि अपन ब्रांच के अकाउंटेंट है, तो आवर बुक मतलब ये ब्रांच बुक, ठीक है। तो बैलेंस एज पर आवर बुक मतलब ये ब्रांच की बुक्स के ब्रांच के हिसाब से पेबल कितना आ रहा है, 15,830।
लेकिन अब अगर अपन ये देखें तो 50,000 का माल का पेमेंट अभी भी पटना ब्रांच की तरफ से एचओ को बाकी है, एचओ के हिसाब से। तो हमें हमारा रिकनसाइल करने के लिए अपना पेबल बढ़ाना पड़ेगा ना। तो देखो ऐड आइटम्स में लिखूंगी मैं पेबल, ये अपना पेबल आ रहा है ना 15,830, तो पेबल इससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैं ऐड आइटम्स में लिखूंगी ट्रांसफर टू दरभांग ब्रांच 50,000 रुपीज। ये इससे मेरा क्या हो जाएगा, पेबल बढ़ जाएगा। ठीक, तो ट्रांसफर टू दरभांग ब्रांच 50,000 रुपीज, ये मैंने पहला मिसमैच जो है वो यहाँ पे लिख दिया है, करेक्ट कर दिया है। ओके, ठीक है, आगे बात करते हैं, दूसरे मिसमैच की बात करते हैं। दूसरा मिसमैच क्या है, दूसरा मिसमैच है गुड्स रिटर्न टू एचओ ऑफ रुपीज सो एंड सो फॉर डिफेक्ट्स, कितना, 4,000 का। अब ये अपन ने रिकॉर्ड किया, मतलब पटना ब्रांच ने क्या बोला है कि ये 4,000 का माल अपन ने एचओ को वापस कर दिया है, राइट। अब अगर ये 4,000 का माल अगर अपन ने एचओ को वापस कर दिया है, इसका मतलब हमने तो माल वापस कर दिया ना ब्रांच ने, तो हमने क्या कर दिया, हमारा पेबल इससे कम कर दिया। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, पटना ब्रांच क्या बोल रहा है कि भाई एचओ हमने आपको 4,000 का माल वापस कर दिया है, तो ये माल जब हमने वापस कर दिया तो इसका पैसा हम आपको नहीं देंगे, तो इसलिए अपन ने अपना पेबल क्या कर दिया था, उससे कम कर दिया था। लेकिन एचओ ने देखो कहीं पर भी ये नहीं रिकॉर्ड किया है कि अपन ने माल वापस कर दिया उनको। मतलब एचओ के हिसाब से तो अब भी ये माल किसके पास है, पटना ब्रांच के पास है, राइट, क्योंकि उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी। हो सकता है उनका स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब एचओ के हिसाब से 4,000 का माल अपने पास ही है, इसका मतलब इस माल का पेमेंट अभी भी हमें उसको करना बाकी है। अब हमें एचओ के हिसाब से सोचना है, क्योंकि हमें तो रिकनसाइल करना है, रिकनसिलेशन में हम सामने वाली पार्टी के हिसाब से सोचते हैं। इसका मतलब 4,000 का पेमेंट अब भी बाकी है, इसका मतलब 4,000 हमारे लिए अभी भी पेबल बाकी है। तो इस 4,000 रुपीज से हम क्या करेंगे, हमारे पेबल को बढ़ा देंगे। तो देखो मैंने ऐड आइटम्स में लिखा है गुड्स रिटर्न टू एचओ, ऐड आइटम्स में लिखा है, राइट। ऐड आइटम्स मतलब जिससे हमारा पेबल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस नॉट रिकॉर्डेड इन एचओ बुक। एचओ की बुक्स में देखो हमने 4,000 का माल रिटर्न किया, ये ब्रांच की बुक्स में रिकॉर्डेड है, लेकिन एचओ की बुक्स में तो कहीं पर भी रिकॉर्डेड नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एक्सेल शीट में हमारे पेबल को उत्ते से क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में गुड्स रिटर्न टू एचओ नॉट रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक, 4,000 रुपए से हमारा पेबल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने ऐड आइटम्स में रिकॉर्ड किया। गॉट इट, डन। ये हमारा सेकेंड मिसमैच का हमने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट किया है। नेक्स्ट क्या है मिसमैच, अमाउंट पेड बाय चेक नंबर 654330, कितने का है वो, 45,000 का है। तो अभी क्या बोल रहे हैं हम लोग, ब्रांच क्या बोल रही है कि हमने एचओ को पेमेंट कर दिया है। कितने का पेमेंट कर दिया है, 45,000 रुपीज़ का हमने उसको क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, ठीक। लेकिन क्या ये एचओ ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया है, क्या नहीं किया है। हो सकता है कि ये जो चेक है वो बैंक में डला है लेकिन क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए एचओ ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। लेकिन ये जो भी रीज़न है इसकी वजह से मिसमैच तो आ रहा है ना। अब इस मिसमैच को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें एचओ के हिसाब से ही सोचना है। एचओ के हिसाब से सोचना है मतलब हम बता रहे हैं कि हमने 45,000 का पेमेंट कर दिया है, लेकिन एचओ ने तो कहीं पे भी नहीं दिखाया है कि उसको अपने से 45,000 का पेमेंट रिसीव हो गया है। इसका मतलब एचओ के हिसाब से अभी भी 45,000 रुपीज़ का पेमेंट करना हमें बाकी है एचओ को, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम एचओ के हिसाब से सोचेंगे। हमने ये चेक की रिकॉर्डिंग करके हमारा पेमेंट दिखा दिया था, मतलब अपन ने क्या कर दिया था, पेबल कम कर दिया था। लेकिन एचओ ने तो ये कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया है, और अगर एचओ ने कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया मतलब अभी भी हमें पे करना बाकी है। तो इसे करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पेबल को क्या करेंगे, ये पेबल को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे मतलब ऐड कर देंगे। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, ऐड आइटम्स में देखो मैंने लिखा है अमाउंट पेड बाय चेक नंबर 654330, कितने का है, 45,000 रुपीज़ का है, जो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ये वाला जो एक मिसमैच है वो भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, ऐड कर दिया, ठीक। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में जाएंगे अगर अपन, तो कोई भी मिसमैच नहीं है ऐसा जो छूटा हुआ है। यही जो 4 रेड सर्कल में मिसमैच थे उनका हमने ट्रीटमेंट कर दिया अच्छे से। ये सारे आइटम ऐड करने थे एक्चुअली, उससे हमारा पेबल बढ़ रहा है। और ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 15,830, ब्रांच का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 15,830 आ रहा है, वो पेबल आ रहा है, इसीलिए हमने पेबल को उससे क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। तो मैंने सारे ऐड आइटम्स में लिखे हैं, ठीक। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि तुमको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान देना, तुमको यहाँ पे क्या करना है कि
ये जो इंटरनल कॉलम है ना उसका टोटल लगाना, ये जो इंटरनल कॉलम है ना इसका टोटल लगाना। और ये यहाँ पर देखो, यहाँ पे तुमको ना यहाँ पे सम का फॉर्मूला दिखना चाहिए। अगर मैं डबल क्लिक यहाँ पे कर रही हूँ ना तो दिखना चाहिए कि इन तीनों का ये फॉर्मूला पता चलना चाहिए कि तुमने सम का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, एग्जाम में फॉर्मूला चेक होते हैं तो प्रॉपरली तुमको एक्सेल पे फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला के करोगे नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ ठीक, और प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए अच्छे से। अब मैंने कैसे भी किया है ठीक है, बट आप अगर और अच्छे से और अच्छी तरह से बॉर्डर करके और अच्छी तरह से फॉन्ट में अगर आप प्रेजेंट करते तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखो 99,000 का मैंने सम लगा के टोटल लगाया। ठीक, अभी ये सम जब मैंने लगाया तो ये एक्सटर्नल कॉलम में मैंने लिख दिया है। अगेन जब मैंने ये जो एक्सटर्नल कॉलम में बैलेंस एज पर आवर बुक था और ये जो मिसमैच का मैंने इम्पैक्ट दिया है ऐड आइटम, तो ये बैलेंस एज पर आवर बुक में ये सारे ट्रांजेक्शन क्या हो जाएंगे, ऐड, सारे ट्रांजेक्शन का टोटल क्या हो जाएगा, ऐड। तो देखो यहाँ पर जब मैंने लास्ट में ऐड किया है तो ये वाले फॉर्मूला में दिखना चाहिए कि ये दोनों आइटम क्या हुआ है, ऐड हुआ है, तो फॉर्मूला प्रॉपर दिखना चाहिए। अब देखो 1,14,830 बैलेंस एज पर एचओ बुक, राइट, ये बैलेंस एज पर क्या है, हेड ऑफिस बुक है। ठीक, तो अभी देखो ये हेड ऑफिस बुक आ रहा है क्या, बैलेंस एज पर एचओ, देखो क्या आ रहा है, बैलेंस एज पर एचओ बुक 1,14,830 आ रहा है। ठीक, तो बैलेंस एज पर एचओ बुक 1,14,830। ठीक, मतलब अब अपना पेएबल ऐड किया ना, मतलब अपना पेएबल, ये अपने लिए क्या आ रहा है, पेएबल आ रहा है, कि अपने लिए क्या आ रहा है, पेएबल आ रहा है। लेकिन ये पेएबल किसके लिए आ रहा है, ये पेएबल आ रहा है ब्रांच के लिए। ये पेएबल किसके लिए आ रहा है, ब्रांच के लिए, क्योंकि ब्रांच का बैलेंस क्या आ रहा था, पेएबल आ रहा था। ब्रांच का बैलेंस क्या आ रहा था, पेएबल, और ब्रांच ने अपने पेएबल को ऐड करके क्या कर दिया, अपना पेएबल बढ़ा दिया है। तो 1,14,830 ब्रांच के लिए पेएबल आ रहा है, ध्यान दो, ब्रांच के लिए क्या आ रहा है, पेएबल आ रहा है। तो ब्रांच के लिए पेएबल मतलब हेड ऑफिस का रिसीवेबल। ठीक, तभी हेड जाके जरा चेक करो इधर हेड ऑफिस की बुक्स में, ये जो ब्रांच के अकाउंट का था, ये जो 1,14,830 जो बैलेंस आ रहा था, ये उसका कौन सा बैलेंस आ रहा था, डेबिट बैलेंस आ रहा था। किसका, एचओ का डेबिट बैलेंस। किससे डेबिट बैलेंस आ रहा था, ब्रांच के अकाउंट का। अच्छा, एचओ की बुक्स में मतलब हेड ऑफिस का की बुक्स में ब्रांच के अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा था। मतलब हेड ऑफिस क्या बोल रहा था कि हमें ब्रांच से पैसे लेना बाकी है, मतलब ये हेड ऑफिस के लिए क्या आ रहा था, रिसीवेबल, और हमारे लिए क्या आ रहा था, पेएबल। तो देखो हमने क्या किया है, तो ये जो 1,14,800 आ रहा है, 830 आ रहा है, ये पेएबल किसके लिए आ रहा है, ब्रांच के लिए आ रहा है। तो ये रिसीवेबल किसके लिए है, ये रिसीवेबल किसके लिए है, ये रिसीवेबल है एचओ के लिए। ये रिसीवेबल किसके लिए है, एचओ के लिए। बात समझ में आती है आप लोगों को कि अगर एक का पेएबल है तो दूसरे का क्या आ रहा है, रिसीवेबल। तो अगर अपना पेएबल 1,14,830 आ रहा है, इसका मतलब रिसीवेबल आ गया ना ब्रांच के लिए, एचओ के लिए 1,14,830, वही तो हमें लाना था, वही तो हमने किया है। तो दिस इज हाउ। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ये आप लोग एग्जाम में नहीं लिखेंगे, तो डेफिनेटली आप सिर्फ इतना ही प्रेजेंट कीजिएगा, ये हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम समझ पाए कि हमारा रिसीवेबल आ रहा है और सामने वाली पार्टी का पेएबल आ रहा है। इस अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। आप एक्सेल शीट में इसे और अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, जितने अच्छी तरह से आप प्रेजेंट कर पाए उतना अच्छा है। आपको प्रैक्टिस होगी, जिनको भी एक्सेल की वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे से फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। और एज ऑन डेट वगैरह क्या था अपना, ये 31 मार्च, देखिए क्वेश्चन में 31 मार्च 2019, तो आप चाहिए तो आप लिख सकते हैं एक्सेल शीट में यहाँ पर ऊपर की एज ऑन 31 मार्च 2019, और इस तरह से आप प्रॉपर पूरा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और ये मैंने एक्सेल शीट पे बनाया है, और पेंट में देखिए मैंने यहाँ पे लिया है ये क्वेश्चन, ताकि हम लोग इसे कवर कर पाएँ। तो जिस तरह से जितने भी टूल्स अवेलेबल है, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाऊँ, बिकॉज आई रियली अंडरस्टैंड दैट कि समटाइम्स वो जो नोटबुक है और विदाउट एनी रिसोर्सेज काफ़ी बोरिंग लगता है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ फिजिकल क्लास। हम लोग यहाँ पर इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एनीवेज, बट दैट डजंट
हर्डल हम रुकेंगे नहीं, हम लोग लर्निंग हमारी कंटिन्यू रखेंगे। और आई होप कि ये वाला जो थोड़ा सा अभी एक्सेल और पेंट यूज़ करके जो मैंने लेक्चर बनाया है प्रोबेबली शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए, और आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली देखो एक्सेल पे आपको सॉल्व करना है। तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि अगर आप एक्सेल पे देख पा रहे हैं सॉल्यूशन को, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। एंड डू प्रोवाइड मी द फीडबैक ऑफ द लेक्चर, ठीक है। प्रोबेबली हम लोग शायद इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज एक्सेल शीट पे करेंगे अगर तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला कैसे लगाना है, प्रेजेंट कैसे करना है, आपको सर्कल मार्क करना है, रिकन्सिलिएशन बनाते टाइम क्वेश्चन, वो एग्ज़ाम में जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो वो आपको हमेशा एक्सेल शीट में ही आएगा या आपको पेपर पे आएगा, तो वो भी आपको एक्सेल पे ही सॉल्व करना है। सो अल्टीमेटली एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी पेपर सॉल्व करना है वो आपको एक्सेल शीट पे ही सॉल्व करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर द लेक्चर and keep learning, keep studying, and please ask me the queries, take on call and keep in touch. Okay.